नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है समीक्षा अधिकारी के री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स करना शुरू किया था। यह जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसके पहले जो हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट किए हैं, उसकी जो लिंक है वह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि अथ का विलोम है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दोस्तों ऑप्शन है पूर्ण, दूसरा समाप्त, तीसरा इति और चौथा खत्म। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि अथ का जो विलोम शब्द होगा वह इति होगा। इसके अलावा पूर्ण का क्या होगा? तो हम अगर बात करेंगे पूर्ण की, तो पूर्ण का होता है अपूर्ण। क्या बोलेंगे? पूर्ण का अपूर्ण। इसके अलावा समाप्त का और खत्म का, ये दोनों बहुत ध्यान देना है। अगर समाप्त की बात करेंगे तो समाप्त का विलोम होता है प्रारंभ, और साथ ही साथ में खत्म का तो खत्म का शुरू। इस तरीके से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अनिवार्य का विलोम है अपरिहार्य, वैकल्पिक, आवश्यक या इनमें से कोई नहीं। तो अनिवार्य का जो पर विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? वैकल्पिक होगा दोस्तों। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। इसके अलावा अनिवार्य का एक और आप याद रख सकते हैं। कौन सा? अनिवार्य का एक विलोम शब्द और होता है निवार्य। निवार्य, तो चाहे आप वैकल्पिक कहें या निवार्य कहें, दोनों सही होंगे। इसमें वैकल्पिक ऑप्शन दिया था इसलिए वैकल्पिक माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आविर्भाव शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या दिया है? पहला दिया गया है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या तिरोभाव। तो आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आविर्भाव का होगा तिरोभाव। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके अलावा जो इसमें विभाव दिया है उसका भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करेंगे विभाव की, तो विभाव का जो विलोम शब्द होगा वह कौन सा दोस्तों हो जाएगा? विभाव का विलोम शब्द बताइए। हाँ, अनुभाव। अनुभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अनुरक्त शब्द का विलोम है अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ या विरक्त। तो अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्त होगा। इसके अलावा जो अनुरक्ति का जो होगा वह विरक्ति होगा। तो ये याद रखना, जो ये 2 ऑप्शन ऊपर के दिए हैं तो अनुरक्ति का विरक्ति होगा, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अर्जन शब्द का विलोम है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है अर्जित, दूसरा व्ययन, तीसरा अमृत और चौथा अनर्थ। तो अर्जन का क्या हो जाएगा? व्ययन। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अमृत का तो आप सभी को पता है, अमृत का क्या होता है? विष होता है। और अनर्थ का अर्थ होगा, ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न अपूर्ण का विलोम है पूर्ण, समाप्त, इति या खत्म। तो अपूर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा पूर्ण। और समाप्त का तो आप देख ही चुके हैं पहले ही प्रश्न में कि मैंने प्रारंभ बताया था। इति का अथ हो जाएगा और खत्म का शुरू। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है नीचे दिए गए विलोम शब्दों के युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? आग्रह का अनुग्रह, अनंत का अंत, जड़ का चेतन या आकृष्ट का विकृष्ट। तो इसका जो त्रुटिपूर्ण है वह है आग्रह का अनुग्रह नहीं दोस्तों होता है। तो फिर क्या होता है? आग्रह की अगर हम बात करेंगे तो आग्रह का क्या हो जाएगा? आग्रह का होता है दुराग्रह। क्या बताएंगे? आग्रह का दुराग्रह होता है, ना कि अनुग्रह। और जितने शब्द दिए हैं वो सही हो जाएंगे। और इसके अलावा आगे बढ़ते जाए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो आकृष्ट है यहाँ पे दिया गया, आकृष्ट का विकृष्ट होता है और क्या होता है वो भी एक बता दीजिए। इसके अलावा विकृष्ट के अलावा एक और आप याद रख सकते हैं। अगर मान लो विकृष्ट ऑप्शन में ना दिया होता तो अनाकृष्ट। अनाकृष्ट ये भी आप याद रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलभ्य का विलोम शब्द है सुगम, सहज, सरल या लभ्य।
तो ये तो बहुत आसान है, आपने तुरंत पहचान लिया होगा कि इसमें लभ्य जो है यह जो है अलभ्य का जो है क्या होगा, विलोम शब्द होगा। इसके अलावा और अगर हम बात करें, जैसे सुगम का क्या होगा, सुगम का बताइए। तो सुगम का विलोम शब्द होगा दुर्गम। सुगम का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्गम होगा। और सरल का, तो सरल का कठिन, क्या बताएंगे, सरल का क्या हो जाएगा, सरल का कठिन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, आहूत का विलोम शब्द है। आहूत का हूत, अनहूत, अपहूत या अनाहूत। तो आहूत का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहूत। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अवर का विलोम शब्द है। अवर का क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लघु, प्रवर, सुवर या कनिष्ठ। तो अवर का होता है प्रवर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी लघु का क्या हो जाएगा, लघु का दोस्तों होता है दीर्घ, और साथ ही साथ कनिष्ठ का, ये याद रखिएगा, कनिष्ठ की अगर हम बात करेंगे तो कनिष्ठ का आपको क्या याद रखना है, ज्येष्ठ। कनिष्ठ का ज्येष्ठ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला है अमृत, दूसरा काढ़ा, तीसरा अंतर और चौथा सूर्य। तो इसमें से कौन सा बेमेल है, तो अंतर जो है यह बेमेल है। इसके अलावा जो अमृत है, काढ़ा है, सूर्य है, यह सब जो है अर्क के पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी हैं। आपको बताते चलें कि अर्क माने मतलब क्या होता है, ये आपको पता होगा तो तुरंत आप पहचान जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे अर्क, तो अर्क का मतलब होता है ज्योति। क्या होता है, ज्योति होता है, या हम कह सकते हैं प्रकाश, या और क्या कह सकते हैं किरण। तो इस तरीके से देखो, अर्क किस में होगा, सूर्य में होगा, इसलिए ये भी सही माना गया। अमृत क्या क्यों बोला गया, क्योंकि जो है अमृत में क्या होता है, रस होता है। तो रस होता है तो अमृत ये होगा। काढ़ा तो ये भी हो जाएगा। इस तरीके से ये सभी किसके होंगे, ये सभी अर्क के पर्यायवाची शब्द होंगे। आगे बढ़ते हैं। अनल का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, धूमिल, नलकूप या अनिल। तो सबसे पहले आपको अनल और अनिल में अंतर समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं अनिल। अनिल की अगर बात करेंगे और अनल, अगर ये दो पता है तो तुरंत समझ जाएंगे। देखो इनका क्या होगा अर्थ। अनिल का मतलब होता है, अनिल का मतलब होता है हवा, और अनल का मतलब होता है आग। अब देखते हैं प्रश्न को। पूछा गया है दोस्तों प्रश्न में कि अनल का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, धूमिल, नलकूप या अनिल। तो अनल का अभी आपने जाना, अनल का आग होता है या अग्नि कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाँ तो ऑप्शन ए इसका जो है, कौन सा जवाब सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अनल का आग होता है या अग्नि बोल सकते हैं, और अनल माने क्या होता है, हवा होता है। ये दोनों में अंतर समझना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपानह शब्द का पर्यायवाची है जूता का, जोर का, जादू का या ज्येष्ठ का। तो जो उपाना होता है वह जूता का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा और भी क्या जूते के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो बताइए। जैसे आपको एक याद रखना है पनही। क्या याद रखना है, पनही। पनही किसका होता है, जूते का होता है। और भी क्या याद रख सकते हैं, बूट, बूट भी। और इसके अलावा एक और आप याद रख सकते हैं पादत्राण। ये सभी किसके होते हैं, जूता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। उपयोगी का उपादेय इष्टकर, काक का सारंग मयूर, पुष्कर का जलाशय ताल, भूमि का मही धरा। तो इसमें से अनुपयुक्त कौन सा हो जाएगा, तो तुरंत समझ गए होंगे कि काक का सारंग मयूर, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो फिर काक के और भी का क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं,
जैसे बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि काक मतलब होता है कौवा का, तो कौवा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। मुझे 2-3 याद आ रहे हैं, मैं वो बता देता हूँ, इसके अलावा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे काग होता है, इसके अलावा पिशुन होता है, और क्या होता है, करट होता है, एकाक्ष होता है। ये सभी कौवा के पर्यायवाची शब्द हैं। और हाँ, कौवा भी कह सकते हो, काक क्योंकि दिया है। तो इसके अलावा और सब बताइए कि और भी क्या पर्यायवाची शब्द बनेंगे काक के। आगे बढ़ते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तामरस, सोमरस, रसाल या अम्बु। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे कि तामरस है कि सोमरस है, रसाल है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए ना। देखते हैं, तामरस है कि सोमरस है कि रसाल है कि अम्बु। तो हम बताएंगे कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वह कौन होगा। हाँ, वह जो होगा तामरस होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके अलावा जो सोमरस होता है यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो सोमरस की बात करेंगे तो यह शराब का होता है। किसका होता है, शराब। इसके अलावा और बताओ, रसाल किसका होता है, तो रसाल होता है आम का। और अम्बु किसका हो जाएगा, अम्ब हो जाएगा जल का। तो याद रखना है, तामरस तो आपने जाना कमल का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है, दक्षता, कुशलता, अभ्यागत या पटुता। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बताइए। हाँ, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह कौन सा सही होगा, अभ्यागत। अभ्यागत जो है कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी हैं, दक्षता, कुशलता और पटुता, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, कौशल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, देख लेते हैं। पहला है सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। कामदेव का दोस्तों पूछा गया है, तो कामदेव का कौन सा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, मनोज। मनोज जो है यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा जितने भी दिए हैं, सरोज, उरोज, पाथोज, ये बताइए किसके हैं। इसके अलावा अगर हम कामदेव के और भी बात कर लेते हैं, तो जैसे और भी क्या आप याद रख सकते हैं, जैसे काम याद रख सकते हैं और मदन याद रख सकते हैं। बहुत से पर्यायवाची हैं, जैसे रतिपति याद रख सकते हैं, रतिपति, और अनंग, और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, कंदर्प। ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। और सरोज किसका होता है, तो सभी पता होगा, सरोज ये जो है कमल का होता है। पाथोज, ये सब जो है आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, केतु शब्द का पर्यायवाची है, राहु, अंकुश, ध्वज, नाग। तो केतु मतलब होता है झंडा या ध्वज, तो इसका सही जवाब है कौन सा, ऑप्शन सी। इसके अलावा और भी आप झंडा के पर्यायवाची शब्द याद रख सकते हैं, जैसे कौन कौन से झंडा के आपने केतु जाना, ध्वज जाना और केतन। कौन सा, इसको पहले कर लेते हैं, हट गया है, इसमें ध्वज जाना हमने। और भी क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो केतन और पताका। पताका भी किसका होता है, ध्वज का होता है। झंडा, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये सभी केतु के या कह सकते हो जो ध्वज के निशान भी बोला जाता है, ये सभी केतु या ध्वज या झंडा के पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा दोस्तों, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको जो है पर्यायवाची शब्द की एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट बना के दे दी जाए, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न नहीं कहेंगे, पूरी थ्योरी के रूप में, जैसे केतु के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, अभी आपने जो है कामदेव के देखे, लक्ष्मी, पार्वती, इन सब की अच्छे तरीके से एक प्लेलिस्ट बना दी जाए वीडियो के माध्यम से। क्या आप ऐसा चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, इनको विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। देखते हैं, खगेश का पर्यायवाची है वासुदेव, वाक, वैनतेय या विधु। तो खगेश, देखो खगेश अगर आपको पता है तो पता चल पाएगा किसका है, क्योंकि ये पर्यायवाची के अंदर से पूछ लिया गया है।
तो थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे ना। देखते हैं, वासुदेव वाक वैनतेय या विदु, तो इसमें ये खगेश किसको बोलते हैं, तो खगेश बोलते हैं पक्षी को, सॉरी दोस्तों गरुड़ को। तो इसमें गरुड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, वैनतेय। तो खगेश, वैनतेय और क्या हो सकते हैं, तो इसमें आप एक ये भी नोट कर लीजिएगा, गरुड़। क्या नोट करिएगा, गरुड़। गरुड़ और गरुड़ के क्या हो सकते हैं, तो जैसे खगपति, खगपति। और इसके अलावा दो तीन जो बहुत ही मुख्य हैं उनको तो आपको याद रखना है। जैसे एक बहुत बार पूछा गया है उर्गारी, उर्गारी किसका है, तो ये भी खगेश या गरुड़ का कह सकते हो। और पन्नगारी, पन्नगारी ये भी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, खगेश का है या गरुड़ का है। और वैनतेय तो आपने जाना ही है। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है, ये पूछा गया है। मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या सुरसरिता। तो इसमें जो कालिंदी है यह जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो फिर जो है ये कालिंदी किसका होता है, तो कालिंदी होता है यमुना का दोस्तों। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कालिंदी। इसके अलावा मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरिता ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। इसमें से उज्ज्वलन पूछा गया है, तो कौन सा इसमें शुद्ध है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। यह इस तरीके से उज्ज्वलन आदि जा दो बार बनेगी, वह जो है उज्ज्वलन सही है। आगे प्रधानमंत्री पूछा गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। इसमें से श्रुति लिपि पूछा गया है, कौन सा शुद्ध है, श्रुति लिपि, श्रुत लिपि या श्रुतलिपि या श्रुतलिपि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा श्रुतलिपि जो इसमें शुद्ध लिखा है, तो श्रुतलिपि। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, या स्वयं से कम करो, या हाथ से अपना काम करो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा होगा, हाँ अपना काम जो है स्वयं करो। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया, या 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो इसमें कौन सा शुद्ध है दोस्तों, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी यह शुद्ध है। इसके अलावा जितने भी दिए हैं वह अशुद्ध हैं, क्यों हैं उसको देख लेते हैं। जैसे मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। मेरे दादी का प्राण निकल गया तो ये गलत है। और 4 आदमी के लिए नहीं, 4 आदमियों हो जाएगा तो ये गलत है। तो सही क्या है, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने घर जाना था। क्या पूछा गया है, मैंने घर जाना था। इसमें जो है कौन सा अंश जो है अशुद्ध है, तो इसमें क्या बताना है, तुरंत जो है मैंने गलत होगा, क्योंकि मुझे घर जाना था ये होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, या अभी तक पत्र नहीं मिला है। इसमें से अशुद्ध क्या है, तो इसमें देखो जो ऑप्शन बी है वह दोस्तों अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि सज्जन लोग नहीं, सज्जन मतलब होता है सतजन, तो उसी से मिलकर बना है सज्जन। तो सतजन, सत मतलब होता है सम्मानित और जन माने लोग, तो इसमें लोग तो इसमें जुड़ा ही है, तो 2 बार जो है हो जाएगा लोग, तो इसलिए यह लोग नहीं होना चाहिए था, इसलिए यह वाक्य शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोरोना एक जानलेवा जीवाणु है में त्रुटि है।
मतलब ऑप्शन ए में त्रुटि है या बी में है या सी में है या कोई गलती नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही मान लीजिए। क्यों? क्योंकि जो है जो वो जीवाणु नहीं है, कोरोना एक वायरस है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोरोना एक जीवाणु नहीं होके वायरस है, या हम वायरस नहीं कहेंगे, हिंदी में कहते हैं विषाणु है। क्या है? विषाणु है। तो विषाणु है अगर होता तो सही होता, जीवाणु नहीं है, इसलिए यह जो है वाक्य गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा आज खाने का मन नहीं होती है। वाक्य में अशुद्ध अंश बताइए। तो तुरंत समझ गए होंगे इसमें क्या पूछा जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मन नहीं होती है। क्या हो जाएगा? मेरा आज खाने का मन नहीं है, ये होना चाहिए था। अगला दोस्तों प्रश्न है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो सभी जो है साथ स्कूल जाएंगे। तो ऑप्शन इसका दोस्तों जो सही होगा वह ऑप्शन डी सही होगा इसका जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, या उससे शिमाला जाना है, या उसे शिमला जाना है। तो ये भी सरल है प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उसे शिमला जाना है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, या जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो अनियमित मतलब होता है जो नियमानुकूल या नियम अनुकूल ना हो, उसे बोलेंगे अनियमित। इसके अलावा जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे क्या बोलेंगे? तो दोस्तों जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? तो जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनियंत्रित। अनियंत्रित। इसके अलावा जो नियमानुकूल ना हो वह उसके लिए क्या हो जाएगा? अनियमित। और जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ उसे बोलेंगे अनिर्णीत। अनिर्णीत, इस तरीके से। और जिसका निवारण ना हो सके वो जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसे जीता जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द अजेय, वीर, अमर या अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब हो जाए जिसे जीता ना जा सके उसे बोलेंगे अजेय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बाकी अजातशत्रु किसे कहते हैं? तो जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो। लिख लेते हैं, जिसका क्या बताना है? जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या बोलेंगे? अजातशत्रु बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ग में हुआ उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द बताइए। अंडज, शूद्र, या जो है अंत्यज या अछूत। तो तुरंत समझोगे अंत्यज मतलब होता है छोटी जात में उत्पन्न हुआ या जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ वो उसे अंत्यज बोलते हैं। और अंडज मतलब अंडे से जन्म लेने वाला। अगला है जो मापा ना जा सके। अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या अपर। तो जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय। देखो दोस्तों दोनों एक चीज़ याद रखना है। जैसे एक देखो अपरिमेय होता है, एक आपने पढ़ा होगा अप्रमेय। अप्रमेय, इन दोनों में अंतर आपको क्या समझना है? अगर अपरिमेय है तो उसका तो आपने जाना है कि जो मापा ना जा सके वो अप्रमेय है। लेकिन अप्रमेय क्या हो जाएगा? तो दोनों में अंतर समझना है। अगर अपरिमेय है तो वो हो जाएगा जो मापा ना जा सके। अप्रमेय की बात करेंगे
तो इसका जो होगा जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, ये याद रखना है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय बोलेंगे, और जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय बोला जाएगा। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन जो है, अगर ये प्रश्न आएगा तो दोनों ऑप्शन होंगे, उसमें अपरिमेय भी होगा और अप्रमेय भी होगा। तो वहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अप्रमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो मैंने इसलिए लिख दिया है, आप सब इसको नोट कर लीजिएगा कि जो मापा ना जा सके अपरिमेय, और जो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। अपरिमेय और अप्रमेय में अंतर है दोस्तों, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो उसके लिए एक शब्द बताइए। अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या असामयिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतिथि। अतिथि का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है या ज्ञात नहीं होता है, उसे अतिथि बोलते हैं। और अगर मान लो पहले से पता है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित होता है या ज्ञात होता है, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे दोस्तों क्या बोला जाएगा, बताइए। हाँ, तो उसको बोला जाएगा अभ्यागत। क्या बोला जाएगा? अभ्यागत। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये जो अभ्यागत दिया है, इसमें क्या याद रखना है कि जिसके आने की पूर्व सूचना हो उसे अभ्यागत बोलते हैं। तो लिख देते हैं, जिसकी आने की पूर्व सूचना हो, जिसकी आने की पूर्व सूचना हो उसे अभ्यागत बोलते हैं। और अतिथि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, असामयिक भी कह रहा है भैया, हमको भी बता दो थोड़ा, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। असामयिक की अगर बात करेंगे तो जो नियत समय पर ना हो उसे क्या बोलेंगे? असामयिक बोलेंगे। जो नियत समय पर ना हो, अगर जो है नियत समय पर होगा तो सामयिक, और नियत समय पर नहीं होगा तो असामयिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या होगा एक शब्द? अजर, अमर, सदाबहार या तरुण। तो अजर मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, और तरुण मतलब होता है नौजवान। आगे देखते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या जो है आत्मघाती। तो जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या बोले जाएगा, बताइए। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आक्रांत। तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांत बोलेंगे, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अभी मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे बोलेंगे अप्रमेय। और ठीक है, और अप्रमाणित भी चलो यहाँ पे आ गया तो उसको भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। अप्रमाणित की बात की जाएगी तो जो प्रमाणित ना हो, जो प्रमाणित ना हो, जो प्रमाणित ना हो उसे अप्रमाणित बोलेंगे। और अपरिमेय किसे जाना था? तो अपरिमेय जाना था जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय बोलते हैं। और अप्रमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुःसाध्य की असाध्य या श्रम साध्य या साधनहीन। तो जिसका उपचार नहीं किया जा सकेगा उसके लिए एक शब्द होगा दुःसाध्य। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अमिट, अपार, अक्षय या अनंत। तो जिसका छीड़ या क्षय ना हो सके उसे अक्षय बोलेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गधा, गाय, घड़ा या ग्राहक। तो इसमें दूर ही से पहचान गए होंगे कि इसमें जो है जो ग्राहक है वह क्या है, एक तत्सम शब्द है। बाकी जो गधा, गाय, घड़ा है या तद्भव हैं, तो इनका तद्भव तत्सम रूप देख भी लेते हैं। जैसे गधा का बताएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्दभ। इसके अलावा गाय का, तो गाय का क्या बताएंगे, गो। और घड़ा का, तो घड़ा का घट। इस तरीके से होंगे। और ग्राहक तो जान ही गए हैं। और ग्राहक का अगर तद्भव पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, वो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, या चलो हम बता देते हैं, गाहक होगा। ग्राहक का तद्भव क्या होगा, गाहक। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, दिवस, परहा, आंसू या जो है रेस्तरां। ये रेस्तरां थोड़ा सही लिख लेंगे। अब बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है, या जो है तत्सम शब्द है। दिवस जो है या जो है तत्सम शब्द होता है। बाकी जो परहा है, परहा का तत्सम शब्द क्या होगा वो जान लेते हैं। अगर हम बात करेंगे परहा का तत्सम शब्द तो प्रहर होता है। और आंसू का तो सभी को पता है, अस्त्र होता है। और रेस्तरां क्या है, या जो है एक फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है, यह एक फ्रांसीसी शब्द है। यह रेस्तरां क्या है, एक फ्रांसीसी शब्द है। तो इसकी भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मक्खन का तत्सम शब्द है माखन, माछड़, मच्छर या मृच्छर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मृच्छर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। क्या पूछा गया है दोस्तों, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार, इसमें ये थोड़ा ऑप्शन इसमें गलत दिया है, इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। इसमें इसरा जो है फांट से बनती नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा कट करके इस तरीके से श्रृंगार, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है। और यही जो है इसका क्या है, सही जवाब भी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जो मैंने अभी लिखा है, यह इसका सही जवाब है। श्रृंगार का जो है तत्सम शब्द यही होता है। आगे हम बात करेंगे। एक चीज़ और आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सियार। क्या पूछ लिया जाता है, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है सियार। यहाँ पे तो श्रृंगार पूछा गया है, सियार। इसका जो है अगर पूछ लिया जाए कि दोस्तों कि क्या जो है तत्सम होगा, तो आप क्या बताएंगे। तो अगर सियार का पूछा जाएगा तो वो आप बताएंगे श्रृंगाल। इस तरीके से श्रृंगाल, ये याद रखना है। तो इसमें दोनों में अंतर समझना है। अगर सियार का जो है तत्सम शब्द पूछा जाए, अगर सियार का तत्सम शब्द पूछा जाएगा तो इस तरीके से श्रृंगाल बताया जाएगा, और श्रृंगार का तो इस तरीके से श्रृंगार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, पूछा गया है। वचन, शलाका, तिक्त या चार। तो तत्सम पूछा गया है इसमें, तो तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें जो चार है वह जो है तत्सम शब्द नहीं है। तो चार फिर क्या हुआ, चार एक जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, और अगर इसका तत्सम हम जानेंगे तो क्या होगा, तो चार का चत्वारी होता है। चत्वारी, चत्वारी जो है वो चार का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, क्षेत्र, गधा, गाय या घर। तो तत्सम शब्द पूछा गया है, तो इसमें क्षेत्र है, यह जो है क्या हो जाएगा, क्षेत्र एक तत्सम शब्द है। बाकी गधा, गाय, घर का हम बता चुके हैं पहले ही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है कारण, दूसरा लोहा, तीसरा बंदर और चौथा दूध। तो इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें जो कारण है यह जो है एक तत्सम शब्द है। बाकी जितने भी दिए हैं सब तद्भव हैं। तो फिर बताइए कि इनका कैसे होगा। जैसे कारण होता है, अगर इसका तद्भव हम देखते तो क्या होता, कारण।
और ये जितने ये 3 दिए हैं इनका अगर हम लोग जो है क्या देखते, इनके अगर हम तत्सम शब्द देखते तो क्या हम बताते, जैसे लोहा का हम लोग क्या बताते, लोहा का हम लोग बताते लौह, बंदर का वानर, और दूध का तो आप सभी को पता ही है दुग्ध। ये सब क्या है, ये तत्सम शब्द हैं। बाकी कारण का तद्भव क्या होगा, कारण होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, खंडहर शब्द का तत्सम क्या होगा, खंडहर, खंडघर, खंडगृह या खंडहर। तो खंडगृह होता है, तो ऑप्शन इसका जो है सी जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन काटना का तत्सम है, तो कटन, कटित, कर्तन या कट्टित। तो कर्तन जो है काटना का होता है तत्सम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि क्या होगा इसका सही जवाब, कि बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है, अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रम संख्यावाचक, क्रमवाचक, और चौथा है समुदायवाचक। तो बैताल पचीसी किस विशेषण का जो है उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुदायवाचक का। कुछ आदमी बोलेंगे पचीसी दिया है तो इसमें संख्यावाचक होगा, और संख्यावाचक में कैसा बता देंगे, वो कहेंगे पूर्ण संख्यावाचक है। तो नहीं, इसमें बैताल पचीसी दिया गया। अगर पचीसी दिया होता तब तो कुछ होता, संख्यावाचक की तरफ चलते, या 50 दिया होता तब तो संख्यावाचक की तरफ चलते, लेकिन आगे क्या जुड़ा है, बैताल। तो ये क्या है, किसी समूह को इंगित कर रहा है बैताल पचीसी। तो क्या हो जाएगा, समुदायवाचक इसमें हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा, धर्मी, धार्मिक, धर्मवीर या अधर्म। तो धार्मिक होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, आगरा, चमकीला, कुछ या लिखना। तो इसमें चमकीला है, वह जो है एक विशेषण शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या शांत। ये अच्छा प्रश्न है, बताइए इसमें सही जवाब क्या है। तो हाँ, ये जो शांत है यह एक विशेषण है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, शासन, अनुशासन या अनुशंसा या अनुशासित। ये शायद पिछले भी प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रश्न कराया था ये वाला। तो इसमें अनुशासित जो है यह है विशेषण शब्द है, बाकी जो है सब विशेष्य हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस प्रकार का व्याकरणात्मक कोटि का है, विशेषण, विशेष, सर्वनाम या अव्यय। तो जैसा काम वैसा दाम, तो इसमें वो क्या है, जैसा विशेषण है, ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। स्त्री शब्द का विशेषण है स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण या स्त्रैण। तो स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विशेषण बताइए, क्षम्य, फेन, शिक्षा या भ्रम। तो उसमें क्षम्य जो है या जो है विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं, 1, 4, 5, 3। तो देखो सौंदर्य के बारे में बताया गया, तो यह है विशेष्य, और कितने जो है विशेषण है, कला का अंतिम, तो एक ये हो गया, सर्वोच्च, ध्येय, तो कितने हो गए टोटल, तो टोटल हो गए 3। बताइए क्या 3 सही होगा जवाब, या 4 सही जवाब होगा, या 2 होगा। तो देखो एक चीज़ समझना है, जैसे लिखा है अंतिम और सर्वोच्च ध्येय, तो इसमें सर्वोच्च वैसे अगर देखा जाए तो प्राविशेषण है। क्या है, प्राविशेषण है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि उन्होंने अंतिम को पहला माना होगा और सर्वोच्च ध्येय को दूसरा माना होगा, सर्वोच्च को छोड़ दिया होगा इसलिए कि यह एक प्राविशेषण है। कुछ लोग जो है जानते होंगे कि प्राविशेषण क्या है, या कुछ लोगों को नहीं भी अगर पता है तो मैं बताना चाहूँगा कि प्राविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं
उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। तो इसमें जो है वैसे यहाँ पे देखा जाए सर्वोच्च प्राविशेषण है, परंतु जब हम लोग विशेषण की काउंटिंग करते हैं तो उसमें प्राविशेषण को भी विशेषण की काउंटिंग करते हैं। तो अगर उस तरीके से देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा अंतिम, उसके बाद में सर्वोच्च दूसरा और ध्येय तीसरा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि 3 है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यह जो है इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। आप सब इसके बाद में बताइएगा कि आपके कितने टोटल प्रश्न 60 में सही हुए हैं। और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि आप सब जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और वीडियो के लास्ट तक आके अपनी रुचि पूरी दिखा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और आपको बहुत ही आनंद आ रहा है प्रैक्टिस सेट करते हुए। लिखा गया निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा, आकाशी, आकाशीय, आकाशगंगा या आसमान। तो इसका बताइए सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है, इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए कोई दिक्कत नहीं, तब भी बता देते हैं, आकाशीय जो है वो इसका सही जवाब है। जैसे आपने सुना होगा आकाशीय बिजली, तो वही आकाशीय इसका जो है विशेषण शुद्ध होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने यह प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर बताइएगा कि आपके लगभग में 60 में कितने प्रश्न सही थे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।